हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा चैप्टर है +1 का, वो है थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक के एक इजी मोड के अंदर। देखिए, जैसे ही हम ये थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बनाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक? देखिए, साइंस की अलग अलग ब्रांचेज है। कोई साइंस की ब्रांच केमिकल बॉन्ड से डील करती है, कोई एनर्जी से डील करती है, कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डील करती है, किसी में वर्क का यूज़ करते हैं, किसी में पावर का यूज़ कर रहे हैं। यानी अलग अलग साइंस की ब्रांचेज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है। किसी ब्रांच के हम एक के अंदर हम रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, किसी में बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक साइंस की वो ब्रांच है जो जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन को डील करेंगे। यानी थर्मोडायनेमिक साइंस की वो ब्रांच है जो डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एंड एनर्जी से डील करेगी और इनके इंटर कन्वर्जन, हीट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, एक एनर्जी को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें, एंड सो ऑन। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है, किससे डील करेगी? विच डील विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच डील विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन, एंड विद देयर इंटर कन्वर्जन की एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, एंड विद देयर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करें, हीट को एनर्जी में, एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल को काइनेटिक में, अलग अलग टाइप्स की एनर्जी को किस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात, थर्मोडायनेमिक साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करेगी? डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, हीट, इनसे डील करेगी। तो जैसे ही हम ये थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर दो मेन डेफिनेशन आ जाएगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ है? देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स में ही है। ठीक है, हम खुद भी इस यूनिवर्स के अंदर ही हैं। अब इस यूनिवर्स का ये हमने एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये यूनिवर्स का हमने एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया है। जिस छोटे से पार्ट को हमने अपनी एक्सपेरिमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी रिएक्शंस के लिए सेलेक्ट कर लिया, यूनिवर्स के उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्स में से वो पार्ट जिससे जिस वक्त हम डील कर रहे हैं, उस वक्त वो हमारे लिए सिस्टम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम स्कूल में केमिस्ट्री लैब के अंदर हैं और अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त वो जो केमिस्ट्री लैब है वो हमारे लिए सिस्टम है, क्योंकि अब हम वहीं डील कर रहे हैं ना, केमिकल से, कुछ एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हैं। हम अगर मान लो अपने घर में हैं, तो अब उस वक्त हम अपने घर से डील कर रहे हैं कि घर में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। तो अब हम हमारे लिए जो वो हमारा होम है वो क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर मान लो हम एक स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो वो पूरा स्टेडियम क्रिकेट मैच और उसके अंदर जो भी सारा कुछ इन्वॉल्व है, वो सारा का सारा क्या है? हमारे लिए सिस्टम है। सिंपल सी बात, जिस वक्त हम यूनिवर्स के जिस पार्ट से डील कर रहे होते हैं, उस वक्त वो चीज़ हमारे लिए सिस्टम है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज सिस्टम? इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ये यूनिवर्स का ही पार्ट। ठीक है, व्हाट इज सिस्टम? इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का पार्ट है जो हमने किस लिए सेलेक्ट किया है? विच इज सेलेक्टेड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, फॉर आवर एक्सपेरिमेंट कह दो, ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस, इन चीज़ के लिए। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ सेलेक्टेड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या रिएक्शन। यूनिवर्स का जो पार्ट हमने अपनी रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट की है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? सिस्टम।
इस सिस्टम के अलावा जो इस यूनिवर्स का सारा पार्ट बचा है वो कहलाएगा सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो व्हाट इज सराउंडिंग? यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट किसको छोड़कर? सिस्टम को छोड़कर सराउंडिंग कहलाएगा। इसमें एक बात और हम ऐड कर सकते हैं, देखो जिस टाइम पर हम यूनिवर्स के जिस पार्ट से डील कर रहे हैं उस वक्त वो हमारे लिए सिस्टम है। इस वक्त जैसे हम इस स्टूडियो से डील कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना जो थर्मोडायनेमिक का लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो इस वक्त मेरे लिए ये स्टूडियो, कंप्लीट स्टूडियो क्या है? सिस्टम है। जैसे भी इससे बाहर ऑफिस के अंदर जाएंगे तो ऑफिस में अगर हम अपना डील करेंगे तो ऑफिस हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। आप इस वक्त अपने रूम के अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हो तो इस वक्त आपके लिए आपका मोबाइल, कैमरा, इंटरनेट वगैरह जो भी रूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। सिंपल सी बात, यूनिवर्स के जिस पार्ट से आप जिस टाइम डील कर रहे हो वही पार्ट आपके लिए उस टाइम क्या है? सिस्टम है। तो इसको हम और भी थोड़ा सिंपल वे में कह सकते हैं, सिस्टम की डेफिनेशन और करके लिख देंगे। व्हाट इज सिस्टम? इट इज़ द डीलिंग पार्ट ऑफ सिस्टम at a particular time, dealing part of universe। किसी फिक्स टाइम पर आप जिस यूनिवर्स के जिस पार्ट से डील कर रहे हो वो सिस्टम है। ठीक है, सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर ये जो बचा हुआ पार्ट बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। किसको छोड़कर? सिस्टम को छोड़कर। इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम एक्सेप्ट, सॉरी इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? सराउंडिंग है। एक्सेप्ट सिस्टम। सिंपल सी बात, यूनिवर्स का जो पार्ट हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया सिस्टम, और उसके अलावा जो पार्ट बचा वो क्या है? सराउंडिंग है। अब जैसे इस रूम के अंदर हम अपना लेक्चर शूट करें तो ये हमारे लिए इस वक्त सिस्टम है। इसके बाहर जो भी कुछ है, चाहे कोई पूरा ये हुड्डा का एरिया हो या पूरा जो भी रोड है, मार्केट है, चाहे हमारी कैपिटल है, पूरा इंडिया, यूनिवर्स है, वो अब हमारे लिए सारा क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, इस रूम के अलावा जो भी कुछ है वो सब सराउंडिंग है, क्योंकि इस वक्त हम इस रूम से डील कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सिस्टम है। बाकी जो बची हुई चीज़ें वो सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात हम कह सकते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बनेगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखना है कि हम सिर्फ किससे डील करते हैं? सिस्टम से डील करते हैं। यूनिवर्स का जो डीलिंग पार्ट है वो हमारे लिए सिस्टम, और सिस्टम से ही हम डील कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को हम बाउंड्रीज में डिफाइन कर सकते हैं, सराउंडिंग को नहीं कर सकते। सिस्टम को एक बाउंड्री दे सकते हैं, जैसे इस वक्त ये रूम है, एक लिमिटेड सी इसके जो 4 वॉल्स है, रूफ है और ये जो फ्लोर है, ये क्या है? हमारे लिए सिस्टम है, तो इसकी एक बाउंड्री है ना। सराउंडिंग की कोई बाउंड्री नहीं है, वो हमारा पूरा कंट्री हो सकता है, पूरा अर्थ हो सकती है, सोलर सिस्टम हो सकता है, गैलेक्सी हो सकती है, पूरा का पूरा हमारे लिए यूनिवर्स भी कंसिडर हो सकता है। सिंपल सी बात, हम सिर्फ सिस्टम से डील करेंगे क्योंकि वो लिमिटेड होता है और उसकी फिक्स बाउंड्री है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टाइप्स। सराउंडिंग से तो हमने डील करना ही नहीं है क्योंकि सराउंडिंग बहुत वास्ट है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टाइप्स, सिस्टम की टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। द वेरी फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, द वेरी फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। देखो, इनके टाइप को बनाने के लिए हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया। ये हमारा सिस्टम है और इसके बाहर क्या है? सराउंडिंग है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मास भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। यानी सिस्टम का मास सराउंडिंग में जा सकता है, सराउंडिंग का मास सिस्टम में आ सकता है, सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में आ सकती है। तब ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे?
ओपन सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। व्हाट इज ओपन सिस्टम? इट इज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज कर सकता है, यानी इनवर्ड फ्लो हो सकता है, आउटवर्ड भी फ्लो हो सकता है। विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी, किसके साथ? विद सराउंडिंग। एग्जाम्पल देते हैं, बात और ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है हॉट टी इन ए कप। एक कप में हमने हॉट टी रखी हुई है। ठीक है, अब या किसी कंटेनर के अंदर हमने एक टी रखी हुई है। ठीक है, ये हमने एक कप के अंदर एक कप में टी रखी हुई है, हॉट टी है। ठीक है, ये हॉट टी है। अब ये जो टी इन ए कप है ये हमारे लिए एक ओपन सिस्टम है। कैसे? देखिए, अभी ये चाय जो हमने फ्रेश ली है वो बहुत गर्म थी। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि चाय ठंडी हो जाएगी, तो उसकी हीट कहाँ गई? उसकी हीट एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग के अंदर चलेगी, तो हीट इसमें से बाहर निकल रही है। ठीक है, हीट का एक्सचेंज हो गया। वेपर बनकर जो इसके वाटर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इसके अंदर से रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो वाटर की यानी टी की जो अमाउंट है वो भी क्या हो रही है, उसमें धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि स्टीम बनकर वेपर्स की फॉर्म में वाटर इसमें से निकल रहा है। तो इसके अंदर से मास भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रही है। कहाँ जा रही है? वो सराउंडिंग के अंदर। तो ये क्या है, हमारे लिए एक ओपन सिस्टम है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से बाहर ही निकले, सिस्टम के अंदर भी आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिया इस वक्त। अब वो हम उससे डील कर रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से। अब वो बोतल हमारे लिए क्या होगी? एक ओपन सिस्टम होगी। कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की कोल्ड बोतल है। ठीक है, अभी हमने इसको जस्ट फ्रिज से बाहर निकाला है, तो हम क्या देखेंगे? अभी तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठंडी बोतल है, ठंडा पानी है इसके अंदर। थोड़ी देर अगर हम इसको 1 आवर 2 आवर रख देंगे तो ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से हीट अब्जॉर्ब करेगा, तो इसका जो लिक्विड कंटेंट वाटर है वो गर्म हो जाएगा, यानी इसने हीट अब्जॉर्ब कर ली। तो हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ? सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। दूसरी बात, अगर ये वाटर की बोतल बहुत ठंडी हुई, कोल्ड हुई, तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इसके चारों तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगी। नहीं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है? एटमॉस्फेयर से ही उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो धीरे धीरे इसके कोल्ड सरफेस पर कंडेंस होगी, इकट्ठी होगी। या सिंपल सी बात, वाटर इसके ऊपर इकट्ठा हो गया तो वाटर की अमाउंट बढ़ गई, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, तो इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर लिया, यानी हीट भी अब्जॉर्ब कर ली और वाटर ड्रॉपलेट भी अब्जॉर्ब कर ली। तो मास, दोनों केस में मास और एनर्जी इसने अब एब्जॉर्ब कर लिया। किसने? इस हमारी कोल्ड बोतल के। पर ये जो टी इन ए कप था इसने हीट निकाल भी दी और वाटर का जो मास था वेपर की फॉर्म में निकाल भी दिया। सिंपल सी बात, हम ये कह सकते हैं कि अगर मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों ही फ्लो हो सकता हो, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। टी इन ए कप एंड कोल्ड वाटर बोतल, ये हमारे लिए क्या है? एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, अब एक और बात, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो खुद भी एक ओपन सिस्टम का ही पार्ट है। हम खुद एक ओपन सिस्टम, देखिए कैसे हम खुद के एक ओपन सिस्टम कंसिडर करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में जब भी कोई बेबी बोर्न होगा तो बिल्कुल इन्फेंट है, उसका मास एनर्जी वॉल्यूम बिल्कुल ही कम है। धीरे धीरे वो ग्रो करेगा तो मास एनर्जी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, फिर एक पूरी मैच्योर स्टेज में आकर उसके अंदर फुल एनर्जी फुल मास होगा। पर जैसे ही उसकी ओल्ड एज स्टार्ट होगी तो उसका मास और एनर्जी फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब ये जितना भी मास और एनर्जी है वो थर्मोडाइनमिक अकॉर्डिंग है, इस पूरे यूनिवर्स से टेकअप कर रहे हैं और यूनिवर्स में ही वापस रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? सराउंडिंग के साथ अपने मास और एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। सिंपल सी बात यही है प्लांट के लिए। प्लांट एक छोटा सा प्लांट होगा, वो धीरे धीरे ट्री बन जाएगा। जैसे डिग्रेड हो जाएगा उसके अंदर से मास भी कम होता जाएगा, एनर्जी भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम खुद को और प्लांट्स को भी किसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं? ओपन सिस्टम। ये एग्जाम्पल इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट था ओपन सिस्टम, सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम,
व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? देखिए, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके अंदर सिस्टम सराउंडिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करे, मास को एक्सचेंज ना करे। इट इज ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी with surrounding and not mass are called क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। एग्जांपल देखिए, ये हमने एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया, ठीक है, आयरन का एक कंटेनर ले लिया जिसमें से हीट कंडक्टिंग है, हीट बाहर भी निकल सकती है, आ भी सकती है। अब इसके अंदर हमने पानी रख दिया, ठीक है। अब देखिए, ये क्लोज कंटेनर है तो इसके अंदर ना तो वाटर की अमाउंट कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है, तो जो इसका वाटर कंटेंट है वो उतना ही रहेगा। पर अगर इसे हम सनशाइन धूप में रख देंगे तो ये पानी गर्म हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब कर ली। फ्रिज में रख देंगे तो हीट इसमें से बाहर निकल जाएगी, ये ठंडा हो जाएगा। यानी हीट इसके अंदर भी जा सकती है, हीट बाहर भी जा सकती है। एनर्जी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसके जो वाटर अंदर जो वाटर की अमाउंट है उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वाटर इन ए क्लोज्ड कंटेनर, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्लोज सिस्टम का है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें ना ही तो एनर्जी एक्सचेंज हो ना ही मास एक्सचेंज हो, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। इट इज अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। किसके साथ? विद सराउंडिंग। जो मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज ना कर पाए। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया? ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हमने वाटर ले लिया, इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी ये हमने इसको इंसुलेशन प्रोवाइड की हुई है जो ना बाहर की हीट को बाहर ही रखेगा, अंदर की हीट को अंदर ही रखेगा ये, ठीक है। तो अब ना तो हीट इसके अंदर से बाहर जा सकती है और ना बाहर की हीट इसके अंदर आ सकती है, तो ना हीट का एक्सचेंज होगा। और ये पूरा क्लोज्ड है तो अब वाटर की अमाउंट का भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना वाटर बाहर जा सकता ना वाटर अंदर आ सकता है। तो इसको हम लेंगे एग्जाम्पल H2O in a closed insulated। इंसुलेटेड का मतलब जिसमें से हीट का इनवर्ड फ्लो या आउटवर्ड फ्लो ना हो, अंदर की हीट अंदर ही रहे, बाहर की हीट बाहर है। वाटर इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर। वाटर लिए हमने क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर में, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। या थर्मस फ्लास्क। देखो, थर्मस फ्लास्क को हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। हम फ्लास्क यूज़ करते हैं जिसमें गर्म चाय गर्म रहेगी और ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि वो इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है। पर उसको 100% नहीं मान सकते, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर भी जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। तो परफेक्ट एग्जांपल क्या है? वाटर इन ए क्लोज्ड आइस इंसुलेटेड कंटेनर। एक ऐसा इंसुलेटेड कंटेनर जिसमें हीट का इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो ना हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। नाउ इसके बाद कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी है। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ सिस्टम। देखिए,
मान लो हमने एक कंटेनर के अंदर कोई गैस ले ली, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर एक गैस है, ठीक है। इस वक्त ये हमारे लिए सिस्टम हो गया क्योंकि अभी हम इससे डील कर रहे हैं। अब ये किस टेम्परेचर पर है, किस प्रेशर पर है और इसका वॉल्यूम कितना है, ये जो हमने कंडीशन प्रोवाइड किया है ये इसकी स्टेट ऑफ सिस्टम है। यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम वो कंडीशन है, वो कंडीशन जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, जिस पर एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये गैस किस पर एग्जिस्ट कर रही है, इतने टेम्परेचर पर, इतने प्रेशर पर, इतने वॉल्यूम पर। मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना लिया, लेट हमने इसका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, ठीक है, वॉल्यूम हमने इसका 2 लीटर ले लिया। अब ये इस कंडीशन पर ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। जिस कंडीशन पर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? इट इज द कंडीशंस। अब कौन कौन सी कंडीशन, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर एक सिस्टम है, कितने प्रेशर पर है, कितने वॉल्यूम पर है, जिस पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज़ अ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा एट विच ए सिस्टम एग्जिस्ट, जिस पर एक सिस्टम एग्जिस्ट करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब देखो अगर एक हम गैस ले तो उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, कुछ टेम्परेचर भी होगा, कुछ प्रेशर भी होगा। तो कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के साथ ही वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। दूसरा है स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है जो इस कंडीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, पर इसमें ये जो टेम्परेचर है, प्रेशर और ये जो वॉल्यूम, इनको हम चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस की जगह हम थोड़ा सा हीट करके 35 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। प्रेशर को हम बढ़ा सकते हैं, तो उससे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो वो कंडीशन, सिस्टम की वो कंडीशन जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। अब जिसमें स्टेट वेरिएबल क्या, टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, यानी इनको बदलेंगे, इनको बदलने से इनकी कंडीशन भी बदल जाएगी। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर ये थोड़ा कोल्ड था, 35 डिग्री सेल्सियस पर ये सिस्टम थोड़ा और गर्म हो जाएगा, तो सिस्टम की कंडीशन भी बदलेगी ना। जिन कंडीशन पर, जिन कंडीशन को चेंज करने से सिस्टम की भी कंडीशन बदल जाए, उन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेरिएबल। इसमें लिखेंगे द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बाय विच प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज, सिस्टम कैन चेंज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। यानी अब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक सिस्टम के लिए क्या है, स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे, स्टेट वेरिएबल। अब टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का वेरिएबल है क्योंकि वो बदल सकता है, प्रेशर भी वेरिएबल है, वो बदल सकता है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है क्योंकि वो बदल सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है, नेक्स्ट आवर प्रॉपर्टीज थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इकट्ठा ही करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने एक हिल बनाई, ठीक है, ये हमने एक हिल बनाई, ठीक है, दिस इज ए हिल। ये इसका सबसे टॉप पॉइंट है, ए मान लिया, और ये सबसे इसका लोअर पॉइंट है, इसको हमने बी मान लिया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर स्टेट फंक्शन क्या है, व्हाट इज स्टेट फंक्शन।
अब अगर मैं इस हिल की हाइट कंसिडर करूँ तो हाइट क्या होगी इसकी हाइट ये हम कंसिडर करेंगे ना, हम हिल की हाइट ये कंसिडर करेंगे कि ये 1 किलोमीटर हाइट है, इसकी 2 किलोमीटर है, 1.5, सिर्फ ये लेंगे सबसे लोअर पॉइंट और सबसे हाइयर पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही दो लेंगे ना। अब किस पाथ से जाकर हम इस ए को मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, सीधा जाकर मेजर करें, तीनों केस में इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, कौन से पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्टेट फंक्शन कहलाएगी। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? इट इज द प्रॉपर्टी which depend upon initial and final position of system, जो एक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड नहीं करेगी, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ चूजन, कि हमने पाथ कौन सा चूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए हिल, हाइट ऑफ ए हिल, हिल की जो एक हाइट है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। किसी भी पाथ से जाकर आप ए पॉइंट को मेजर कर लो और सबसे लोअर पॉइंट सबसे फाइनल पॉइंट, सिर्फ इसी पर ही इसकी हाइट कंसिडर होगी ना, तो हाइट ऑफ ए हिल इज ए स्टेट फंक्शन। देखो ये तो हमने एक फिजिकल एग्जांपल दिया हाइट ऑफ ए हिल, उसके अलावा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। अब ये इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, जैसे जैसे इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे ये आती रहेंगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम ई से दिखा सकते हैं, एंथैल्पी को हम एच से दिखा सकते हैं, एंट्रोपी को हम एस से दिखा सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से दिखा दे सकते हैं। ठीक है, ये इनके लिए स्मॉल लेटर है जो इनको इंडिकेट करते हैं। एस मीन्स एंट्रोपी इन थर्मोडाइनमिक्स। अब ये जो सारी डेफिनेशंस हैं जो इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये सारा जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर ही आती रहेंगी, पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब इनकी वैल्यूज़ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने एक फिजिकल एग्जांपल दिया और ये इसके थर्मोडायनेमिक एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास स्टेट फंक्शन। नाउ इसका जो अपोजिट है वो है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन ध्यान रखिएगा इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, और जो दूसरा है इसका पाथ फंक्शन, ये अपोजिट होगा, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड करे, उल्टा इससे, वो पाथ फंक्शन है। व्हिच इज पाथ फंक्शन? विच डिपेंड अपॉन path chosen and do not depend upon, किस पर डिपेंड करे, नहीं करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करेगा वो पाथ फंक्शन, जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका एक फिजिकल एग्जांपल देखो। फिजिकल एग्जांपल हमने लिया क्लाइंबिंग ऑन हिल। अब इस हिल पर क्लाइंब करना वो तो पाथ पे डिपेंड करेगा। मान लो इस हिल पे हमने पॉइंट ए पर जाना है, तो वो तो पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप इस पाथ से जा रहे हो या इस पाथ से जा रहे हो या डायरेक्ट पाथ से जा रहे हो। तो तीनों केस के अंदर वर्क अलग अलग है ना,
हिल पर क्लाइंब करना तो पाथ पे डिपेंड करेगा कि कौन से पाथ से जा रहे हो, आप बड़े लंबे पाथ से जा रहे हो, छोटे पाथ से जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो या रोप की हेल्प से जा रहे हो, किस टाइप से जा रहे हो, तो वर्क अलग अलग होगा। ये समझ के बात है। हिल पर क्लाइंब करना एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब तीनों केस में चाहे यहाँ राइट से जाओ, लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ या डायरेक्ट जाओ, इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है। हाइट तो इसकी सेम ही रहेगी, हाइट बी और ए इन्हीं पर इतनी ही हाइट रहेगी, पर इस केस में वर्क ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा कम और इसके अंदर बिल्कुल ही कम है, क्योंकि ये पाथ थोड़ा लेंथी होगा, ये पाथ थोड़ा कम लेंथ का और ये बिल्कुल ही कम लेंथ का, ठीक है। यानी हिल पर क्लाइंब करना क्या है, एक पाथ फंक्शन है। और दूसरे इसके फिजिकल एग्जांपल दे तो हम वर्क सबसे बेस्ट एक पाथ फंक्शन है। किस केस में, यहाँ से हम जाएं, पाथ नंबर 2 से जाएं या पाथ नंबर 3 जाएं, किस केस में वर्क सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है। इस केस में लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ा तो इस केस में वर्क ज़्यादा है, इसमें डायरेक्ट जा रहे तो इस केस में वर्क क्या है, बिल्कुल कम है। यानी वर्क क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और जो पाथ पे डिपेंड करे वो क्या है, एक पाथ फंक्शन। वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन। ध्यान रखिएगा, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल फाइनल पे, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे, ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट ली। नाउ इसके बाद जो फोर्थ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाएगी वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, सिंपल वे में समझना व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट पे डिपेंड करे। जो प्रॉपर्टी एक सिस्टम की अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ये डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which depend upon quantity या amount of substance, which depend upon quantity और amount of substance, उसके अंदर कितनी सब्सटेंस की अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, ये हमने एक स्मॉलर लकड़ी का पीस लिया और एक लार्जर लकड़ी का पीस लिया, दो हमने वुड के पीस लिए, किसका मास ज़्यादा होगा। देखो अब इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है और इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा, तो इसका मास ज़्यादा होगा ना, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, ये एक स्मॉलर वुड का पीस है, ये एक बिग वुड का पीस है, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब जिसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, मास वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा ये दो भी हमने बताए, इंटरनल एनर्जी सेम, अब आगे वही स्टार्ट हो जाएंगी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आई ई इंटरनल एनर्जी, एच क्या है एंथैल्पी, एस क्या है एंट्रोपी, जी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर एक सब्सटेंस के अंदर अमाउंट ज़्यादा है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी सब ज़्यादा होगी। ये आगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा आ जाएगा। अभी मास एंड वॉल्यूम से क्लैरिफाई कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब हम इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं कि ये हमने कैप ली और ये पूरा मार्कर लिया, इसके अंदर किसका मास ज़्यादा है। अब इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है और इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा, तो इसका मास ज़्यादा है। इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसके अंदर अमाउंट कम है और इसके अंदर अमाउंट ज़्यादा, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे। सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, जो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, क्वांटिटी या अमाउंट पे डिपेंड करे एक्सटेंसिव, जो डिपेंड ना करे इंटेंसिव। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
the properties which do not depend upon क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। ये वही सेम दो वुड के पीस थे, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? टेम्परेचर, ये हमने वुड पीस नंबर 1 लिया और ये वुड पीस नंबर 2 लिया, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? देखिए, टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। हमने अभी एग्जांपल इधर मान लो ये स्मॉल वुड पीस है और ये लार्ज वुड पीस है, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? जो इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इनका एक्सटर्नल टेम्परेचर तो वही होगा। अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, तो ये भी 25 पर है, ये भी 25 पर है। अब ये अमाउंट पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर, एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, देखिए एयर सभी सब्सटेंस के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम डालती है, यानी इसके यूनिट वॉल्यूम पर भी 1 atm है, इसके यूनिट वॉल्यूम पर भी 1 atm, पर दोनों के यूनिट वॉल्यूम पर 1 atm प्रेशर लग रहा होगा। क्योंकि एयर हर जगह एक जैसी है, तो वो एक जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगी। तो प्रेशर भी क्या हुआ, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो रही है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करी। उसके अलावा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर के अंदर तो 1 लीटर वाटर लिया और एक कंटेनर के अंदर 100 लीटर वाटर लिया। 2 कंटेनर है, एक में 1 लीटर वाटर और एक में 100 लीटर वाटर है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सोचिए ज़रा, 1 लीटर वाटर, 100 लीटर वाटर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सोच लिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स, कितना भी वाटर हो। हाँ, टाइम की बात नहीं की हमने, टाइम 1 लीटर वाले को जल्दी लगेगा और 100 लीटर वाला देर से बॉयल होगा। पर वो बॉयल होगा कब? जब वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर आए, और 1 लीटर भी तब बॉयल होगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आए। मीन्स कितना भी पानी हो, चाहे वो 1 मिलीलीटर हो, 1 लीटर हो, 1000 लीटर हो या 1 मिलियन लीटर हो, सभी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। टाइम की बात नहीं की हमने, अमाउंट की बात की है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा वाटर है वो भी 100 डिग्री पर आने पर बॉयल करेगा, ज़्यादा भी 100 डिग्री पर आने पर बॉयल करेगा, और बहुत ज़्यादा भी 100 डिग्री आने पर बॉयल करेगा। तो इसी टाइप से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब फिक्स हैं, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। उसी टाइप से मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब इसके अंदर दोबारा हम चेक करते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताएंगे। एक्सटेंसिव वो जो अमाउंट पे डिपेंड करे, मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करता है। इंटेंसिव वो जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, एक्सटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट, ध्यान रख लीजिएगा। ये एक सिमिली बना लीजिएगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी आई से स्टार्ट होती है और वो इंडिपेंडेंट है वो भी आई से स्टार्ट होता है, इंडिपेंडेंट भी आई से। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करेगी। अब एक स्पेशल केस है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। डेंसिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, देखिए डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, और मास क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। बट जो डेंसिटी है वो है इंटेंसिव। डेंसिटी इज इंटेंसिव, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। अब क्यों है?
पहले हम इसका रीज़न देते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे। रीज़न देखिए, रीज़न क्या कहेगा कि डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों एक्सटेंसिव नहीं है। देखिए पहले हम इसका रीज़न बनाते हैं। डेंसिटी को समझने के लिए हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर 10 लीटर वाटर लिया। अभी तो सिर्फ वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है, वाटर का कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, इसकी खुद की कुछ डेंसिटी है। हमने इसके अंदर क्या किया, 2 किलोग्राम शुगर ऐड कर दी। हमने इसके अंदर, इस वाटर के अंदर 2 किलोग्राम शुगर ऐड कर दी, और शुगर सारे इस सिस्टम में एक जैसी ऐड होगी। अब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसका जो गाढ़ापन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी को हम गाढ़ेपन से रिलेट कर सकते हैं। पहले प्योर वाटर था, उसकी डेंसिटी कम थी, पर जैसे उसके अंदर हमने 2 किलोग्राम शुगर ऐड की तो वो कुछ गाढ़ा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 किलोग्राम शुगर का मास ऐड हो गया ना, मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो 10 लीटर वाटर है जिसके अंदर हम 2 किलोग्राम शुगर ऐड कर चुके हैं, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। अब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है ना, डेंसिटी को गाढ़ेपन से रिलेट करके चलो, ठीक है, तो बात और समझ आएगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक पूरा सिस्टम मेंटेन हो गया 10 लीटर वाटर का, 2 किलोग्राम शुगर का। हमने इसमें से क्या किया, 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन अलग निकाल लिया। 10 मिलीलीटर थोड़ा सा अलग निकाला पहले केस में, दूसरे केस में 1 लीटर सॉल्यूशन अलग निकाला, और तीसरे केस में 5 लीटर सॉल्यूशन अलग निकाला। 3 अलग अलग अमाउंट निकाल ली। इसी में से 10 मिलीलीटर निकाल लिया, इसी में से 1 मिलीलीटर निकाला, और इसी में से 5 लीटर निकाल दिया। 5 लीटर भी इसी में से निकाला, 1 लीटर भी इसी में से निकाला, और 10 मिलीलीटर भी इसी में से निकाला। तीनों निकाला, तीनों के अमाउंट अलग अलग है ना, क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है। क्या इन तीनों के गाढ़ेपन में कोई डिफरेंस होगा, सोचिए जरा। इसका जो गाढ़ापन था, डेंसिटी थी, इसी में से 10 मिलीलीटर, इसी में 1 लीटर, इसी में 5 लीटर, क्या इन तीनों के गाढ़ेपन के अंदर कोई डिफरेंस होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक जैसे होंगे। इन तीनों का गाढ़ापन यानी डेंसिटी फिक्स होगी, क्योंकि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई है, क्यों देखो एक बार मिक्स होने के बाद तो सारा का सारा सिस्टम एक जैसे अब जाए, इसमें से 1 मिलीलीटर निकालो, चाहे 2 निकालो, चाहे 10 निकालो, चाहे 100 निकालो, चाहे 1000 मिलीलीटर, कितना भी निकालो, इनकी जो क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगी, सबका गाढ़ापन एक जैसे ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 मिलीलीटर वाला कम गाढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तीनों एक जैसे ही गाढ़ापन डेंसिटी शो करेंगे, यानी डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, और जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे वो क्या है, इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिव, ठीक है। डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही तो ये इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे वो 10 है, 1 है, 5 है, तीनों बराबर, तो डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, तो वो इंटेंसिव। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव, ठीक है। रीजन ये है, किन्हीं भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव होगा, ठीक है। डेंसिटी इज इंटेंसिव बिकॉज, हम यहाँ लिख देंगे density is intensive as it is ratio of 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो है, विच मेक इट इंटेंसिव, जो इसे इंटेंसिव बना देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, पर डेंसिटी इंटेंसिव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, नाउ सम बेसिक प्रोसेस, ठीक है, सम बेसिक प्रोसेस, कुछ बेसिक प्रोसेस है वो और समझ लेते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम काफ़ी बार सुना होगा आपने। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस,
आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। पूरी रिएक्शन जिस टेम्परेचर से स्टार्ट हुई और जिस टेम्परेचर पर एंड होगी उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? दीज आर द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। These are the process in which temperature remain constant. Temperature remain constant, जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मान लीजिए एक रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हुई और 25 डिग्री सेल्सियस पर ही एंड होगी, तो इनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा ना, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो चेंज तो जीरो हुआ। या ऐसी प्रोसेस इन विच डेल्टा टी इज जीरो। डेल्टा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए यूज करते हैं। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, जिनमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो? जीरो हो। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक स्पेशल बात देखिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो एक ऐसे कंटेनर में होगी जिसकी जो वाल हैं वो कंडक्टिंग हो, यानी उनमें से हीट कम भी हो सकती है, हीट ज़्यादा भी हो सकती है। बात को समझिएगा ज़रा। जैसे ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ हमने एक गैस फिलअप की। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो सिर्फ यहीं तक है कि जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। पर इसका अगला पॉइंट देखो, ये हमने गैस ली हुई है, इसका टेम्परेचर हमने यहाँ रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल, यानी हीट अंदर भी आ सकती है और हीट बाहर भी जा सकती है। ये जो मटेरियल है ये क्या है? एक कंडक्टिंग वाल है, यानी हीट बाहर भी आ सकती है, हीट अंदर भी आ सकती है। अब हमने क्या किया, सेम वही कंटेनर था, इसको हमने कंप्रेस कर दिया पिस्टन की हेल्प से। ठीक है, तो अब सारे गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? यही इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, पहले वॉल्यूम ज़्यादा थे, दूर दूर थे, इनके आपस में फ्रिक्शन कोलिजन कम था, पर जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे तो इनमें फ्रिक्शन या कोलिजन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन या कोलिजन से हीट और ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इनका टेम्परेचर कितना हो गया? मान लीजिए हमने कहा 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्या ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुई? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो टेम्परेचर चेंज हो गया। हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से कंडक्टिंग मटेरियल ने कुछ हीट को बाहर निकाल देते हैं। इसके अंदर से हम कुछ हीट को बाहर निकाल देते हैं। ये हमने क्यों कुछ अमाउंट है हीट को बाहर निकाल दिया। जब इसमें से हीट को बाहर निकालेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, और इसके टेम्परेचर को वापस हम कितना ले आए? 25 डिग्री सेल्सियस पर ले आए। अभी वापस 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया नहीं, तो देखो पहले भी ये कितने डिग्री सेल्सियस पर था? 25, और अब भी कितने पर है? 25। तो हम अब कह सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी। बट इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ा? हीट को बाहर निकालना पड़ा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को उतना ही दोबारा लाने पर जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा और टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर दोबारा उतना आ जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडिया आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, पर उसको एक ऐसे कंटेनर में करवाया जाएगा जिसकी जो वाल होगी कंडक्टिंग होगी, ताकि उसके अंदर ही एक्स्ट्रा हीट डाल सके और एक्स्ट्रा हीट निकाल सके, ताकि टेम्परेचर को दोबारा उतना लाया जा सके जितना पहले था। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है इसका। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस इन ए कंटेनर। कैसे कंटेनर में? हैविंग कंडक्टिंग वॉल्स, जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग हो। ठीक है, यानी उनके अंदर से हीट पास आउट हो सकती हो। दूसरी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या हीट कांस्टेंट रहेगी? नहीं, हीट कांस्टेंट नहीं है। इसके अंदर हीट थी, कंप्रेस कर दिया तो हमने क्या कर दिया? हीट बाहर निकाल दी ना। इसके अंदर कुछ हीट थी, इसके अंदर भी हीट थी, पर इसके अंदर से हमें हीट बाहर निकालनी पड़ी, तो हीट की अमाउंट तो चेंज होगी ना ही। पहले यहाँ कुछ हीट थी,
यहाँ भी कुछ हीट दी, इस हीट को हमने बाहर निकाल दिया, यानी हीट को चेंज कर सकते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बट हीट कैन चेंज। हीट कम भी हो सकती है, हीट ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये दो एक्स्ट्रा स्पेशल बात है जो हमें ध्यान रखनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये पहली हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी। सेकंड है एडियाबेटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमने क्या चीज़ कांस्टेंट रखी थी? टेम्परेचर। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम क्या चीज़ कांस्टेंट रखेंगे? हीट। दीज आर द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन कांस्टेंट, जिनमें हीट कांस्टेंट रहे। तो चेंज इन हीट क्या लेंगे? देखो, क्यू वर्ड इसके अंदर हम हीट के लिए लेते हैं। क्यू वर्ड इज सिलेक्टेड फॉर हीट, जिसके अंदर हीट कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उसमें चेंज इन हीट कितना होगा? चेंज इन हीट 0। ठीक है, अब सेम वैसा ही पॉइंट ये हमने कंटेनर लिया। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हमने इनके अंदर हीट को कांस्टेंट रखना है, तो इस पूरे कंटेनर को नॉन कंडक्टिंग बनाना पड़ेगा, यानी इंसुलेटेड बनाना पड़ेगा। इंसुलेटेड यानी नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि जो हीट है ना तो वो अंदर से बाहर जा सके, ना बाहर की हीट अंदर आ सके, तभी तो इसके अंदर हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी ना। ठीक है, बात समझ में आई ना? हीट जितनी इसमें पहले थी बाद में भी उतनी होनी चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब ना ही तो अंदर की हीट बाहर जाए, ना ही बाहर की हीट अंदर आए। तो ये इंसुलेटेड मटेरियल वाले इंसुलेटिंग वॉल वाले कंटेनर के अंदर ही पॉसिबल है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें लिख देंगे एडियाबेटिक प्रोसेस जनरली एग्जिस्ट इन ए कंटेनर हैविंग, कैसी वॉल होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिंग कहो या इंसुलेटेड वॉल कहो। हैविंग नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट तो एडियाबेटिक। नेक्स्ट है हमारी थर्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, ये तो सिर्फ ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। स्टार्टिंग में जो प्रेशर था बाद में उतना प्रेशर, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। दीज आर द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 0। ठीक है, फोर्थ है हमारी, और फोर्थ प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। These are the process in which volume remain constant। बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। डेल्टा वी क्या होगा? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ irreversible process, fifth is
रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही टेक प्लेस करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही टेक प्लेस करेंगे, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये फास्ट प्रोसेस होंगे। और जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस which take place only in forward direction and they are generally fast. These reaction are generally fast. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगी ही होगी, प्रोडक्ट भी वापस सेम स्पीड से रिएक्टेंट में आ जाए बैकवर्ड, जिसके अंदर दोनों प्रोसेस टेक प्लेस करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड से, यानी इक्विलिब्रियम वाली स्टेज। जब दो अपोजिट प्रोसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड से होने लग जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये किससे बनता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड backward direction with सेम स्पीड, सेम स्पीड से ही। ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम। देखिए हमारा एक चैप्टर आएगा इसके बाद इक्विलिब्रियम, उसके अंदर भी हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन का, रिवर्सिबल प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और उसी रिवर्सिबल प्रोसेस जो सेम स्पीड से, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बहुत ही स्लो स्पीड है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है और ये स्पेसिफिक होती है, यानी कुछ है खास रिएक्शंस हैं जो स्पेशल कंडीशन में ही रिवर्सिबल होगी, वरना सारी रिएक्शन या मोस्ट रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, देखिए ये थी हमारे पास रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। नाउ अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद हमारा चैप्टर का मेन बॉडी, मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, हमारी बेसिक प्रोसेस लगभग हमने यहीं तक डिस्कस की है। एक स्पेशल क्वेश्चन जिसका आप आंसर फाइंड आउट करके आएंगे। देखो, हमने लिया टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, पहला पॉइंट, इनमें से विच इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर से कौन इंटेंसिव है और कौन एक्सटेंसिव है। दूसरा, टेम्परेचर और प्रेशर में से विच इज स्टेट फंक्शन एंड विच इज पाथ फंक्शन। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है और ध्यान से कीजिएगा, है इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ लॉजिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने दिया है। तो अभी ये जितनी भी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक डिस्कस किए, इन्हीं सब का हमने आगे आने वाले चैप्टर के अंदर यूज़ करना है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से इनको सबके नोट्स बनाने हैं और इनको एक बार अच्छी तरह से समझ ले। कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ और नई लेक्चर के साथ, नई वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए गुड लक।